हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश और स्वागत है आपका एक ऐसी डिस्कशन में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो G20 में काफ़ी प्रचलित रही थी, काफ़ी लोकप्रिय रही। वो है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। क्या है इनकी हिस्ट्री, क्या इटली की पॉलिटिक्स में हलचल मच रही है और क्यों ये इतनी कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर है इटली की। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। इन पर आरोप ये लगता है कि क्या ये राइट विंग की फासिस्ट लीडर है या एक ऐसी मॉडर्न विजनरी लीडर है जो इटली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावना और आकांक्षा रखती हैं। सबसे पहले जॉर्जिया मेलोनी है कौन? तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और 1945 के बाद से कोई इतना राइट विंग या दक्षिणपंथी जो लीडर इटली में नहीं चुना गया। ये अभी तक की सबसे ज़्यादा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है इटली की, और इनके इलेक्शन जीतने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली थी। 2022 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी इटली की, और उसके बाद लगातार इटली में एक इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि क्या मेलोनी इटली को फासिज्म की तरफ ले जाएगी, क्या इटली में फिर से मुसोलिनी की तरह जो पार्टियां हुआ करती थी फासीवाद फैल जाएगा। लेकिन जब मेलोनी ने इलेक्शन जीता तो उन्होंने कहा कि वो सबके लिए गवर्न करने आई हैं। तो बात यह है कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर बनी, इन्होंने अपने कुछ चीज़ों को, जो कुछ अपने दावे थे उनको कम किया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि एक फार राइट लीडर है इटली की, और शायद वो इटली को यूरोप से दूर ले जाए। और हंगरी जो एक और देश है यूरोप का जो काफ़ी ज़्यादा राइट विंग है, शायद उस तरफ लेके चली जाए इटली को। तो पहली बात कि है कौन ये, तो इनकी जो एक पार्टी है, इस पार्टी का जो मेन मुद्दा रहा वो ये रहा कि ये बात करती है क्रिश्चियनिटी की। कहती है मैं एक क्रिश्चियन हूँ। ये बात करते हैं कि हमें LGBT फैमिलीज़ नहीं चाहिए, हमें फैमिलीज़ चाहिए जो नेचुरल फैमिलीज़ हो, यानी जैसे एक हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हो, उनके बच्चे। उन्होंने कहा कि हम सेम सेक्स पेरेंट्स को अभी तक जो चाइल्ड के सर्टिफिकेट होते हैं उनके ऊपर नाम में पेरेंट्स में उनका नाम नहीं लिखने देंगे। ये कह रही है कि और बच्चे पैदा करने चाहिए महिलाओं को। ये जो माइग्रेशन है इटली में, जो इलीगल माइग्रेशन वाला रिफ्यूजी आ रहे हैं, इन्होंने कहा इटली में रिफ्यूजीज़ को नहीं आने देंगे। ये यूरोपियन यूनियन से भी कुछ हद तक लड़ती रही हैं। तो इनका जो पार्टी पे आने, गवर्नमेंट में आने के बाद से ही इनका जो एक पर्सोना रहा है, जो इन्होंने वादे इलेक्शन के टाइम में किए, जो बातें की, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। हालांकि जब ये इलेक्शन जीत के आई तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रोका, थोड़ा सा टोन डाउन किया। फिर भी इनकी जो पार्टी है और इनकी जो पार्टी का सिंबल है वो लगातार मुद्दे का विषय बना ही रहा है दुनिया भर में, केवल इटली में। यहाँ तक कि जो इनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, इसका जो ये नक्शा है, ये जो इसका एक चिन्ह है, इसमें जो एक आग लगी पड़ी है, ये जो मशाल सी आपको देखने को मिल रही है, इसमें 3 कलर्स हैं। इसके ऊपर भारी क्रिटिसिज्म इनका किया गया कि जो फासिस्ट पार्टी का सिंबल था उनमें यही 3 कलर इस्तेमाल किए गए थे, और क्या ये फासिस्ट टेंडेंसी दिखाता है। तो उसका इन्होंने काफ़ी हद तक डिफेंस किया था और कहा था कि नहीं, हम फासिस्ट तो नहीं हैं, हाँ, पर हम जो विचारधारा रखते हैं वो, ये इनका कहना था कि हम ऐसी विचारधारा रखते हैं जो फोकस करता है फैमिली के ऊपर। इनका कहना था वी बिलीव इन गॉड, कंट्री एंड फैमिली। ये सब फासिस्ट पार्टी ने भी एक समय में अपने ऊपर नारा रखा था। लेकिन जब से मेलोनी जीती है इलेक्शन, उन्होंने काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज किया। ऐसा कोई उन्होंने कदम अभी तक तो नहीं उठाया कि इनको फासिस्ट कहा जा सके, लेकिन अभी तक की सबसे राइट विंग लीडर की तरफ से उभरी है, जिन्होंने कहा है मेडिटेरेनियन सी से जो रिफ्यूजीज इटली आ रहे हैं अफ्रीका से, ये उनको अपने देश में घुसने नहीं देंगी। ये अपने देश में जो LGBT की प्रोपेगेंडा है उसको कम करेंगे। LGBTQ के खिलाफ कई स्टेटमेंट पहले इनकी आई हैं। प्रेगनेंसीज को लेकर भी इनके जो विचार हैं काफ़ी विवादित हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद ये अभी तक की सबसे बड़ी राइट विंग लीडर हैं जो यूरोप में चुनी गई हैं पिछले 10-15 सालों के दौरान किसी भी देश में। हंगरी को हटा दिया जाए तो कहा जाता है शायद ये हंगरी के साथ मिलकर यूरोप को और रशिया के करीब ले जाएंगी। तो इन्होंने जब से चुनाव जीता इटली का, उसके बाद कहा है कि नहीं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन याद रखिए, इटली एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इटली G7 का मेंबर है, इटली नेटो का मेंबर है, और नेटो और G7 की मेंबर कंट्री, इटली का अपना खुद का इतिहास है। और वैसा देश जब हाल ही में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसके तहत चाइना पूरी दुनिया में रोड बना रहा है, सड़कें बना रहा है और देशों को एक तरह से लोन देकर अपना गुलाम सा बना लेता है, उसमें जुड़ना इटली का काफ़ी विवादास्पद बात थी, जिसको लेकर मेलोनी ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि वो अब कह रही हैं कि वो चाइना के इन्वेस्टमेंट प्लान, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली को बाहर ले जाएंगी। लेकिन इतना ही नहीं, इनके कुछ और कदम है जो शायद यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सख्ते में डाले हुए हैं। इन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से EU के गुलाम नहीं बनेंगे, हम एक यूरोप का रिफ्यूजी कैंप नहीं बनेंगे, रिफ्यूजीज आएंगे तो हमें नहीं चाहिए। इन्होंने यूरोप के साथ मिलकर बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग
इटली में आते हैं शरण लेने के लिए। वो असल में एक अफ्रीकन कंट्री है ट्यूनीशिया, ये देखिए यहाँ ट्यूनीशिया है, यहीं से मोस्टली लोग इटली में आते हैं शरण लेने के लिए। इन्होंने ईयू को कहा कि भाई हम ट्यूनीशिया के साथ एग्रीमेंट करेंगे ताकि हमारे देश में रिफ्यूजीज़ ना आए, और उन्होंने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अभी तक बातें चल रही हैं। लेकिन ट्यूनीशिया से जो भी अफ्रीकन माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स नहीं, रिफ्यूजी जो यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए रिफ्यूजी। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि ईयू ने कुछ समय पहले इनको लोन दिए थे। वो लोन कुछ इस प्रकार के थे कि वो कह रहे थे कि हम आपको लोन दे रहे हैं, अराउंड 190-200 बिलियन डॉलर तक के लोन इनको प्रोवाइड किए गए थे, और लोन के बदले में उन्हें कुछ टैक्स कट्स लेने थे। उन्हें कहा था कि आप जो ये 200 बिलियन डॉलर का आपको जो लोन दिया गया, इसके बदले में अपने आप टैक्सेस को रिफॉर्म करेंगे, अपनी चीज़ों को बदलेंगे, सुधारेंगे। वो इन्होंने करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा है कि हम उन रिफॉर्म्स में बदलाव करेंगे और जो ग्रांट्स और लोन्स हमने हटाए हैं उनको फिर से एक्टिव करेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, कुछ जो उनके डिसीजंस हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि हम 40% तक बैंक में जो विंडफॉल है उस पर टैक्स लगाएंगे, जो अमीरों के ऊपर। तो इस तरह की टैक्सेशन पॉलिसीज़ एग्जैक्टली अमीरों के ऊपर नहीं, पर वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी में बदलाव की बातें उन्होंने की है कई सारी। अभी तक कई चीज़ें कदम उठाए नहीं गए, इसलिए उसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। पर इटली में कई टैक्सेशन को लेकर यूरोप ने जो बोला था कि आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, यूरोपियन यूनियन ने इनको, कि आपके देश को आगे ले जाने के लिए टैक्स में कट करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अपनी ग्रांट्स है उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो वो उसको लेकर अभी तक उनका कहना है कि वो इसको दोबारा एक बार देखेंगी, जो इटली के लिए बेस्ट होगा ये वो करना प्रेफर करेंगी। तो इस चक्कर में अगर हम देखें, इसके अलावा इनका फ्रांस के साथ भी कुछ विवाद है कि वो कह रहे हैं कि फ्रांस ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हुई हैं वो यूरोप के लिए अच्छी नहीं है। तो जॉर्जिया मेलोनी का जो ये स्वरूप है, जो इनकी पार्टी जब से आई है सत्ता में, तो चाहे माइग्रेशन हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे LGBTQ हो, चाहे इटली की इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इन सब को लेकर इन्होंने एक सख्त रवैया अपनाया है। तो जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर लगातार ये आरोप है कि जॉर्जिया मेलोनी शायद एक राइट विंग लीडर है और मे बी फासिस्ट भी हो, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो आगे चलकर हम देखेंगे क्या स्टेप वो लेती हैं। पर वर्तमान में उनकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो असल में जब वो शुरू में पैदा भी हुई थी तो उनके पिता ने इनको छोड़ दिया था, इनकी माँ और पिता को, और वहाँ से जब रोम के एक बाहरी इलाके में पैदा हुई है, वहाँ से अपनी माँ के साथ ये पली बढ़ी, जो खुद एक राइट विंग नॉवलिस्ट थी, जो रोमांस नॉवल लिखती थी। उसके बाद इन्होंने बाद में, इनका वेट बहुत ज़्यादा था, इन्होंने वेट लूज़ किया, इन्होंने टीनेज में ही अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन किया और फिर ये पार्टी बनाई। इटालियन सोशल मूवमेंट में भी ये पार्ट रही थी। और इसके बाद लगातार इनका जो इतिहास रहा है, फेमिनिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये बात करती हैं एक तरह से कि मदरहुड और वुमेनहुड को हमें बचाना चाहिए इटली का, और इटली को दोबारा विश्व पटल पर लेके आना है। तो ये पॉलिसीज़ का इन्होंने एक रूप से खुल के समर्थन किया है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बहुत राइट विंग है, और यूरोप के लीडर्स को काफ़ी डर है कि कहीं वो ज़्यादा ही राइट विंग ना हो जाए। लेकिन अभी तक जो इन्होंने स्टैंड लिया है वो चाइना के ज़्यादा करीब जाने से बच रही हैं, रशिया के भी ज़्यादा करीब जाने से बच रही हैं। तो इन्होंने जो पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं वो अभी तक जो इनके ऊपर आरोप लग रहे थे उससे दूर ही होते दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मेलोनी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे और जो उम्मीदें की जा रही थी, अभी तक तो ऐसा नहीं होता दिख रहा, लेकिन उनको अभी 1 साल ही हुआ है। तो देखते हैं आगे जॉर्जिया मेलोनी क्या करती हैं। पर तत्काल मेलोनी की यही कहानी है, शुरू से लेकर उन्होंने अपने आप को लड़कर खड़ा किया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। जिस पार्टी को आज से पिछले इलेक्शन में 18 में सिर्फ 4% वोट मिले थे, उसने इस इलेक्शन में 2022 में कई पार्टियों के साथ मिल के अपनी पार्टी को खड़ा किया, और यहाँ तक कि जो उनकी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी बन के तैयार हो गई। तो एक उन्होंने जीवन देखा है काफ़ी संघर्ष वाला, और ये पार्टी खड़ी की है। अब देखते हैं इसके बाद वो क्या करती हैं। तो ये है कहानी जॉर्जिया मेलोनी की, जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इटली की, और 1945 के बाद इटली की सबसे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी लीडर। और कहा जा रहा है कि क्या शायद ये दोबारा इटली को मुसोलिनी के इटली की तरफ ना लेके चली जाए, फांसीवाद की तरफ लेके ना चली जाए। तो ये थी बातें जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। देखते रहिए ज्ञानकोश।